मेरा नाम कृपाल है। मेरा मेरी जान से ज़्यादा प्यारा बेटा अंश, जिसे मैं और मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम लोग गांव के रहने वाले थे। गांव में ही हमारी पूरी ज़िंदगी बसती थी। ज़िंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही थी। मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता था और मेरा भी सपना यही था कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं। मेरे बेटे ने इंटर कंप्लीट कर लिया तो अब वो शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता था। मैंने कभी भी उसकी किसी बात को नहीं टाला था। अब मैं उसका ये सपना भी तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने बेटे की आंखों में बसा हुआ सपना पूरा करके रहूँगा। मेरा बेटा हमेशा मुझे तसल्ली दिलाया करता था कि एक बार मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो गाँव आकर गाँव में अस्पताल खोलूँगा, गाँव के सारे लोगों का मुफ्त में इलाज करूँगा और आपका भी सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मैं अपने बेटे की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ करता था। एक दिन मेरे बेटे ने आकर मुझे बताया कि पिताजी, मुझे शहर में एडमिशन लेना है। वहाँ की यूनिवर्सिटी में मेरे सारे दोस्त भी एडमिशन ले रहे हैं। मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। मैंने कहा, बेटा उसमें कितने पैसे लगेंगे? उसने बताया कि यही पहले सेमेस्टर के 2 लाख रुपए हैं, जिनका सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था कि अब क्या करूं। मैं भी तो यही चाहता हूं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा नाम रोशन करे, मगर जब तक थोड़ी कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, बेटा डॉक्टर कैसे बन जाएगा? उसका सपना कैसे पूरा होगा? मेरा बेटा मुझसे शहर में एडमिशन लेने के लिए बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। मेरे पास गांव में काफ़ी ज़मीन थी, खेत थे, जिनसे हमारे पास बहुत सारा अनाज आता था, और 2 भैंसें थीं, एक दुलारी और एक चमकी। दुलारी हमारी बहुत पुरानी हो चुकी थी। ये दोनों ही दूध दिया करती थी, जिनका दूध बेचकर मैं पैसे कमाया करता था। पैसे तो मैं अपने खेतों में काम करके भी काफ़ी कमा लिया करता था। दुलारी बहुत सारा दूध दिया करती थी, इसलिए उसकी कीमत भी ज़्यादा थी। मुझे उसके 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये सोचकर मैंने अपनी दुलारी को बेचने का फैसला कर लिया। जब ये खबर मेरी पत्नी को हुई तो वो कहने लगी कि आपको तो पता है कि दुलारी का ख्याल मैंने अपनी संतान की तरह रखा है और आप मुझे उससे दूर करने जा रहे हो। मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि जब हमारा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो हमारे पास ऐसी कई दुलारियां होंगी। तुम फिक्र मत करो, हमारा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन उसके लिए हमें कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी। मैंने दुलारी के सर पर हाथ फेरा और कहा कि चल दुलारी, आज तेरी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। मैंने दुलारी को गांव के ही एक आदमी को 2 लाख रुपए का बेच दिया। ऐसा करने का मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन बेटे का सपना बीच में आ जाता था। दुलारी ने भी जाते समय मुझे नम आंखों से देखा, जैसे वो कहना चाह रही हो कि मुझे अपने साथ रख लो, मुझे मत बेचो। मेरा बेटा भी खिड़की से उसे जाते हुए देख रहा था, जिसकी आंखों में खुशी और शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। शर्मिंदगी इस बात की कि उसकी जान से प्यारी दुलारी बिक रही थी, और खुशी इस बात की कि वो शहर जाकर पढ़ेगा। मेरी आंखों में भी आंसू थे, दिल अंदर से रो रहा था। दुलारी मेरे लिए एक जानवर नहीं, बल्कि इससे मेरा कई वर्षों पुराना रिश्ता था। पैसे मेरे हाथ में आ चुके थे। मैंने अपने बेटे का शहर में एडमिशन करवा दिया। पहली बार उसने शहर की यूनिवर्सिटी के गेट को पार किया था, जिस पर वो बहुत खुश हो रहा था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में गर्व कि उसके पिता ने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरा सर गर्व से ऊंचा करके रहेगा। उसकी बात पर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया और बेटे के कंधे पर हाथ रखा था। कहा कि बेटा, बस तुम ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ाई करना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैंने तुम पर अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी है, क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो तब हमारे पास दुलारी थी। मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, आज वही मुझसे दूर हो गई। जब मैं घर आया तो देखा कि आंगन में दुलारी की जगह खाली थी। अकेली चमकी बैठी हुई थी, वो भी मुझे उदास नजर आ रही थी। घर के दरवाजे पर पहुंचा तो पत्नी ने मुझे देखकर एक गहरी सांस भरी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खामोश रही। फिर मैंने कहा कि क्या बात है, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। तो मेरी पत्नी ने रोते हुए कहा, जो आपने किया वो माता पिता ही कर सकते हैं। हमारे बेटे के सपने बड़े महंगे निकले। मैंने हंसते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी हंसी में दर्द छुपा हुआ था। बेटा भी चला गया और दुलारी भी। मेरी जिंदगी में अब वो सुकून नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। मेरा बेटा अपनी यूनिवर्सिटी और अपने दोस्तों के साथ ली गई तस्वीरों को मुझे भेजता रहता था, जिसे देखकर हम दोनों पति पत्नी खुश होते रहते थे।
एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपको पता है, कल जब मैं खेतों में आपके लिए खाना लेकर गई थी, तब चमकती हुई धूप में मुझे ऐसा लगा जैसे दुलारी खड़ी हुई है और मुझे देख रही है। मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैंने तो सिर्फ जानवर बेचा था, लेकिन दुलारी तो साथ में मेरा दिल भी ले गई, जो कि अब उजड़ चुका है। दूसरी तरफ शहर में मेरा बेटा अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया था। उसने मुझे बताया था कि उसने यूनिवर्सिटी के सब लोगों को बताया था कि उसका नाम अंश है और वो एक किसान का बेटा है। वो डॉक्टर बनकर अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है। उसके पिता ने उसका सपना पूरा करने के लिए भारी कीमतें चुकाई हैं। मैं अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर खुश हुआ करता था। एक तरफ दुलारी के जाने का दुख, दूसरी तरफ मेरी पत्नी की खामोशी और तीसरी तरफ मेरी आंखों में छुपा हुआ दर्द। मैं और मेरी पत्नी अकेले में उदास होते तो अपने बेटे की यूनिफॉर्म और पुरानी किताबें हाथ में लेकर बैठ जाते थे और अपने सपनों को पूरा होते हुए देखते थे। दिन इसी उदासी में गुजरते रहे, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मेरी कुर्बानियों की शुरुआत हो चुकी है। अभी ये पहला कदम नहीं था, बल्कि और बहुत सारी कुर्बानियां बाकी थीं। अभी तो सपनों की कीमत सिर्फ एक जानवर थी, लेकिन आगे न जाने क्या क्या बेचना पड़ेगा। ये सवाल मेरे दिल में ठहर गया था, जैसे कोई दर्द जो अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बेटे का अब अगला सेमेस्टर आ गया था और उसके फीस का बिल भी, जो मुझे मेरे बेटे ने मोबाइल के जरिए भेज दिया था, और मुझे अब पैसों का बंदोबस्त करना था। रात के समय मैं अकेला हाथ में कागजात लिए बैठा था। जब मेरी पत्नी उठी और उसने मेरा थका हुआ चेहरा देखा तो वो घबरा गई। कहने लगी कि क्या हुआ है, आप इस तरह क्यों बैठे हुए हो। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि अब की बार अंश की फीस 3 लाख रुपए है। पिछली बार तो हमने दुलारी को बेच दिया था। इससे तो सिर्फ शुरुआत हुई थी, लेकिन अब तो मुझे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। मेरी पत्नी ने धीरे से पूछा, क्या फीस बढ़ा दी है? मैंने सर झुकाकर जवाब दिया कि हाँ। मेरे अंदर कुछ भी शब्दों में कहने की हिम्मत खत्म हो रही थी। मैं उठा और अलमारी खोलकर कागजात निकालकर अपनी पत्नी को दिखाए। ये घर के कागज थे। मेरी पत्नी कहने लगी कि ऐसा मत करो कृपाल, अगर ये घर भी चला गया तो हम लोग कहाँ रहेंगे। मैंने कहा कि अगर इस घर की छत मेरे बेटे के सपनों के बीच में आ रही है तो मैं खुशी खुशी इसे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। वो डॉक्टर बनेगा और फिर हम ऐसे न जाने कितने घर खरीद लेंगे। मेरी पत्नी खामोश हो गई। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। इस घर में हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। मेरी पत्नी विदा होकर इस घर में आई थी। उसने मेरे बेटे की परवरिश की थी, मगर अब ये सब किसी सपने के जैसा बनकर रहने वाला था। कुछ दिन बाद मैं शहर के बैंक में बैठा था। मैंने अपने घर के कागजात सामने रखे। मेरे माथे पर पसीना और दिल में बोझ था। मुझे लोन मिल गया था। मैंने अपना घर गिरवी रख दिया था और उनसे मिलने वाले पैसे से अपने बेटे की फीस जमा करवा दी थी। इस तरह मेरे बेटे का अगला साल भी चल पड़ा था। मेरे बेटे ने खुशी खुशी फ़ोन पर बताया कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरा नाम भी यहाँ मशहूर होने लगा है। मैं अपने बेटे की बातें मुस्कुराकर सुना करता था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रहा था, क्योंकि गुजरते हुए समय के साथ साथ मेरे बेटे की फीस बढ़ती जा रही थी। अब अगले सेमेस्टर में ज़मीन का सवाल था। गांव की वो ज़मीन जो मैंने अपने आने वाले बुरे समय के लिए बचाकर रखी थी, अब वो भी बिकने लगी। मेरी पत्नी ने एक दिन कहा कि तुमने कभी सोचा है, अगर हमारा बेटा डॉक्टर ना बन सका तो हम कहाँ जाएंगे? ज़मीन, घर, सब कुछ तो हाथ से जा चुका है। मैंने अपनी पत्नी की बात काटते हुए कहा कि क्यों नहीं बनेगा मेरा बेटा डॉक्टर? वो ज़रूर बनेगा डॉक्टर। तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो और बेटे की मेहनत पर भी। मेरा बेटा अब यूनिवर्सिटी में फेमस हो चुका था। उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। पढ़ाई काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई थी। वो एक नए माहौल में बढ़ता जा रहा था। एक दिन मेरे बेटे का फ़ोन आया और वो कहने लगा कि पापा, मेरा मेडिकल सेमिनार मुंबई में है और वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन 20,000 की है और सफ़र का खर्चा भी अलग लग रहा है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो सके तो मुझे पैसे भेज देना। मैंने अपने बेटे की बात को हाँ में कह दिया था। हालांकि मेरे पास अब सिर्फ 5,000 रुपये बाकी थे। मैं दोबारा से बाजार गया और अपने पुराने बर्तन और साथ में चमकी को भी बेच दिया और जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम कर दिया। इधर गांव के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि कृपाल तो पागल हो गया है, अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए सब कुछ बेच रहा है। कुछ लोग तरस खाकर कहते कि ऊपर वाला उसके बेटे को जल्द से जल्द एक अच्छा और काबिल डॉक्टर बना दे, वरना तो कृपाल का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी पत्नी अब हमेशा खामोश रहती थी। अब तो घर से चमकी भी चली गई थी, इसलिए उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरी पत्नी ने चमकी और दुलारी दोनों का ही
हमेशा से ही बहुत ख्याल रखा था। वो उन दोनों को बहुत याद किया करती थी। उसके चेहरे पर एक फिक्र छाई रहती थी। एक दिन शाम के समय हम दोनों पति पत्नी एक साथ बैठे थे। मेरे हाथ में मेरे बेटे के हाथ की बनाई हुई एक ड्राइंग का पेपर था, जिसमें उसने मम्मी पापा की तस्वीर बनाई थी और बीच में एक दिल भी बनाया था। मुझे याद आया वो दिन जब मेरे बेटे ने पहली बार कहा था कि पापा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, सबकी मदद करूंगा, आपको बड़ी गाड़ी खरीद कर दूंगा। मेरे बेटे की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी। मैंने उसी समय आसमान की तरफ प्रार्थना करते हुए कहा था कि मैं अपने बेटे का सपना पूरा करके ही रहूंगा। अब मेरे ऊपर वो कठिन समय आ चुका था जब मुझे अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए अपना आखिरी खेत बेचना था। इस बार कागजात पर साइन करते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी पत्नी ने मेरे करीब आकर कहा कि बस अब बहुत हो चुका, अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई छत है तो वो है आसमान की छत। तुम हम दोनों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं खामोश रहा। मैंने कहा, बस बेटे का आखिरी सेमेस्टर रह गया है, इसके बाद वो डॉक्टर बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। मेरे बेटे को जब पता चला कि मैंने अपनी आखिरी ज़मीन भी बेच दी है तो उसके चेहरे पर एक मिनट के लिए सन्नाटा छा गया था, मगर फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि पिताजी, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। मेरे आखिरी पेपर्स की तैयारी पूरी है। मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की और उसे विदा कर दिया था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था, जैसे सपने पूरे होने के बजाय किसी अंधेरे में जा रहे हैं। गर्मी बढ़ती जा रही थी और मेरे बेटे के पेपर्स का आखिरी दिन आ चुका था। अंश के हाथ पसीने से भीगे हुए थे और दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। मेरा बेटा जानता था कि ये परीक्षा उसके लिए सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो उसके पिता के सपनों की बुनियाद पर शुरू होता है। लेकिन तकदीर की रोशनी कभी कभी सपनों के रंगों को धुंधला जाती है। परीक्षा के बाद दिन रात हफ्ते सब जैसे थमे हुए थे। मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपने बेटे को फ़ोन करता था और उससे पूछता था, बेटा कैसी रही तुम्हारी परीक्षा? मगर बदले में मेरा बेटा मुझे धीमी सी आवाज़ में जवाब देता, जी पिताजी, ऊपर वाला सब कुछ ठीक करेगा। पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैं हमेशा प्रार्थना करने में ज़्यादा समय गुजारने लगा था और अपनी पत्नी से भी कहता था कि बेटे के लिए प्रार्थना किया करो। मेरी पत्नी कहती कि अगर हमें हमारी मेहनत का सिला नहीं मिला तो क्या होगा। मैं उसको यही समझाता था कि अच्छी बातें मुँह से निकाला करो, हमारा बेटा ज़रूर पास होगा, ज़रूर कामयाब होगा। मैं अपने बेटे का रिजल्ट आने के लिए बेताब था और उसे बार बार कह रहा था कि जैसे ही रिजल्ट आए मुझे ज़रूर बताना। मेरे बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना रिजल्ट देख लिया था, मगर जब उसने मुझे फ़ोन करके रिजल्ट के बारे में बताया तो मेरी जान निकल गई। उसने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने उससे बेचैन होकर पूछा, बताओ बेटा, तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? दूसरी तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने कहा, तुम कैसे हो बेटा, मुझे बताओ ना। उसने कहा, पिताजी सब कुछ ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मेरे बेटे की आवाज़ में एक अजीब सी कशमकश थी। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं काफ़ी देर तक उसका फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन उसका फ़ोन लगा ही नहीं। मैं और मेरी पत्नी काफ़ी देर तक अपनी छत पर बैठे रहे और बार बार बेटे के फ़ोन आने का इंतज़ार करते रहे। सूरज ढल रहा था, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी अभी ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर रात के समय बेटे का जब फ़ोन आया तो मैंने खुशी खुशी कान पर फ़ोन लगाया और कहा कि बेटा बताओ ना, तुम्हारा रिज़ल्ट कैसा आया है? हम कब से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी अंश की रोती हुई आवाज़ निकली और वो कहने लगा कि पिताजी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, मैं फ़ेल हो गया हूँ। उसके ये शब्द जैसे मेरे दिल में खंजर घोंप गए थे। मैंने कहा कि नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी भी मेरे बराबर में बैठी हुई थी। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए जो कि अब ठंडे हो चुके थे, मगर उसने कहा कि यही सब सच है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने फ़ोन बंद कर दिया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। जब मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने भी अपना दिल पकड़ लिया। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली है। हम लोग पूरी तरह से शांत हो चुके थे। मुझे लगता था कि शायद अब वो शहर में कोई नौकरी ढूंढ लेगा, क्योंकि हमारे पास अब उसे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हम लोग इसी तरह भूखे प्यासे बीमारों की तरह घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। जब अंश का फ़ोन आया और उसने कहा कि पिताजी
मैंने अस्पताल में एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली है। सैलरी कम है, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है बेटा। मेरा दिल अंदर तक घायल हो चुका था, लेकिन बेटे के सामने मैं ये सब कुछ साबित नहीं करना चाहता था। अब हमारे पास यहाँ इस गांव में कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने ये गांव छोड़ने का फैसला कर लिया था। थोड़ा बहुत सामान था, वही लेकर हम लोग शहर चले गए। लेकिन गांव छोड़ते समय हमारी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। गांव के सारे लोग जानते थे कि हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। जब हम शहर पहुंचे तो अंश ने हमारे लिए एक छोटे से किराए के घर का बंदोबस्त कर दिया था। वो हमें रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए आ गया था। सारे रास्ते हम खामोश रहे। शहर की हवा में वो मज़ा नहीं था जो हमारे गांव की हवा में आया करता था। हमने यहाँ इस शहर में रहना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ इस छोटे से फ्लैट में हमारा बहुत दम घुटता था। अंश सवेरे जल्दी अस्पताल चला जाता था और शाम को थका हारा लौटता। मैं घर की खिड़की में खड़े होकर यहाँ पर आने जाने वाली गाड़ियों को गौर से देखता था कि कभी जो हमारी ज़िंदगी गांव के खेतों में गुजरती थी, यहाँ तो घर के घर में ही गुजर रही थी। जब से हम लोग यहाँ पर आए थे, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो बहुत उदास रहती थी। उसे गांव छोड़ने का सदमा शिद्दत से हुआ था। हमारा बेटा सारा दिन अस्पताल में होता था। रात को जब वो घर वापस आता तब भी अपने माता पिता से बात नहीं करता था। बस उसका सारा ध्यान मोबाइल पर होता था। एक दिन मैंने बेटे को बताया कि बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है, अपनी माँ के लिए दवाई लेते आना। उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और मोबाइल पर ही नज़र जमाते हुए कहने लगा कि ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल अस्पताल से आऊँगा तो माँ के लिए दवाई भी ले आऊँगा और थोड़े बहुत फ्रूट्स भी। बेटा तो अगले दिन अस्पताल चला गया था। मेरी पत्नी बहुत उदास थी। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, मैं तुम्हारा यहाँ बहुत ख्याल रखूँगा। मेरी पत्नी कहने लगी कि नहीं, यहाँ मेरा ख्याल नहीं रखा जा सकता, यहाँ मेरा मन नहीं लगता, यहाँ वो सुकून नहीं है जो हमारे गांव में हुआ करता था। कुछ दिनों बाद फिर से मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। मैंने अपने बेटे से फिर से कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ को डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत है, तुम एक बार इसका चेकअप डॉक्टर से करवा दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती। तभी अंश ने लापरवाही से जवाब दिया, पिताजी, मैं तो खुद अस्पताल में नौकरी करता हूँ, उनको अच्छी सी दवाई लाकर देता हूँ, वो ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र ना करो। मैं अंश से कुछ कहना चाहता था मगर खामोश रहा। मुझे आइडिया हो गया था कि जिस बेटे के लिए हमने सब कुछ बेच दिया, वो अब अपनी माँ की आंखों की नमी भी नहीं पढ़ पा रहा था। एक रात बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी। मेरी पत्नी सारी रात खांसती रही और तेज़ बुखार से जल रही थी। मैंने जल्दी से उसके सर पर गीले पानी की पट्टी रखना शुरू कर दी। बेटा उस रात घर पर नहीं आया था। मैं बार बार उसको फ़ोन लगाता रहा मगर उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। मेरी पत्नी रो रो कर कह रही थी कि आप मेरे लिए परेशान मत हो, मेरी ज़िंदगी इतनी ही थी। मैंने कहा कि तुम खामोश रहो, ऊपर वाला तुम्हें ठीक कर देगा। मगर दिन निकलने के साथ साथ उसकी बर्दाश्त की हद भी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए उसने बोलना बंद कर दिया और वो पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी। मेरी पत्नी मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। ये सदमा मेरे दिल पर लगा था। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मेरा बेटा सुबह सवेरे घर आया। जब अपनी माँ को मरे हुए देखा तो खुद भी रोने लगा। ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था। मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मैं अपनी पत्नी की याद में काफ़ी देर तक बैठा रहा, रोता रहा। मुझे याद आया कि वो हमेशा कहा करती थी, ये सपना हमें ले डूबेगा। अब मुझे उसकी बात सच लग रही थी कि वो बिल्कुल सच कहती थी कि बेटे के डॉक्टर बनने के सपने ने हमें सच में डुबो दिया। मैं पूरी तरह से खामोश हो गया था, जैसे मैंने बोलना ही छोड़ दिया हो। मुझे किसी से बहस करनी नहीं आती थी, न किसी चीज़ के बारे में कहना आता था। मैं तो बस अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर दिन भर घर के कोने में बैठकर उसे याद करता रहता था। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि पिताजी, अगर आप गांव जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैंने एक सख्त नज़र अपने बेटे की तरफ डाली और कहा कि बेटा, अब वहाँ बचा ही क्या है, मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ बेच दिया। अब तो शायद मेरा भी अंतिम संस्कार इस शहर में ही होगा। मेरी बात पर मेरे बेटे के चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई थी, लेकिन फिर वो मोबाइल में बिजी हो गया। शहर की ज़िंदगी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। फिर ऊपर से मेरी हमसफ़र का साथ छूट जाना, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से अकेला हो गया था। सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता था और अपने आप से ही बातें करता रहता था कि अपने बेटे का सपना पूरा करने के चक्कर में
मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सपने भी किसी दिन दफन हो जाते हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर आ गया था जहाँ कोई ख्वाहिश, कोई खुशी नहीं बची थी। इस घर में पूरी खामोशी छाई रहती थी। घर के बाहर की रोशनी भी अंधेरे की तरह लगती थी। वक्त सिर्फ घड़ी में ही चलता जा रहा था। मेरा बेटा सुबह शाम अस्पताल में नौकरी करने में बिजी रहता था। हम दोनों बाप बेटों के बीच एक खामोशी का फासला था। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए, जब एक दिन अंश मेरे पास आया और कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने एक नम नज़र उसकी तरफ डाली कि अब उसे मुझसे क्या काम है, जिस पर बेटे ने बताया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। अस्पताल की एक सीनियर डॉक्टर है जिन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे खुद पसंद किया है। उनका कहना है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दिल तुम्हें पसंद कर चुका है। वो मुझसे शादी करना चाहती हैं। उनके साथ अगर मेरी शादी हो जाएगी तो वो मुझे सैलरी भी ज़्यादा देंगी और रहने के लिए घर भी देंगी। मैंने उसकी बात को खामोशी से सुना और फिर कहा कि अच्छा बेटा, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे बेटे की शादी हो रही थी, लेकिन उसकी शादी में ढेर सारी कमियां थीं। मुझे अपने बेटे की शादी की न जाने क्यों खुशी नहीं हो रही थी। मेरी बहू के पिता ने दहेज में मेरे बेटे को एक घर दिया था, जिसमें वो मुझे भी लेकर चला गया था, जो शहर के महंगे इलाके में बना हुआ था। मुझे इस घर में एक अलग से छोटा सा कमरा दे दिया गया था। शुरू शुरू में तो मेरी बहू अवनी का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहा था, लेकिन जल्द ही गुस्से और घमंड से झलकने लगा था। एक दिन जब मैं नाश्ता करने के लिए किचन के पास आया तो अवनी सख्त शब्दों में कहने लगी, अगर आपको अपने लिए चाय बनानी है तो बर्तन भी धो देना। मैं नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। मैंने अपनी बहू को गौर से देखा और फिर धीरे से कहा कि बेटी, मैं तो सिर्फ पानी लेने के लिए आया था। उसने मेरी बात का जवाब दिया, तो फिर बर्तन क्यों छोड़ देते हो, धोकर जाया करो। इस घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। उसी समय मेरा बेटा कमरे से निकल कर आया और अवनी ने फौरन ही बात बदल दी। मेरे दिल पर यह पहला जख्म था। अब बहू दिन ब दिन मुझ पर अत्याचार कर रही थी। वो लोग तो खाना खाकर चले जाते थे और बहू मुझसे कह दिया करती थी कि डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन उठाकर किचन में ले जाओ और उन्हें धोकर रख देना। यहाँ तक कि मुझसे घर की सफाई भी करवाया करती थी। मैं खामोशी से उसके बताए हुए सारे काम कर दिया करता था। सर्दियों की रात थी और मैं आधी रात तक बर्तन धोता रहा। बहू तो एक भी बर्तन नहीं धोती थी और सारे बर्तन मुझे ही धोने पड़ते थे, वो भी ठंडे पानी से। ठंडे पानी में हाथ होने की वजह से मेरे हाथ कांपने लगे और पूरे शरीर में भी दर्द होने लगा था। जब सारे बर्तन धोने के बाद मैं अपने हाथ साफ करने लगा तो अचानक एक प्लेट टूटकर ज़मीन पर गिर गई, जिसका शोर होते ही बहू किचन में आई और चिल्लाने लगी। कहने लगी कि ये प्लेट कितने महंगे डिनर सेट की है, तुम लोगों को तो कीमती चीज़ों की कोई कदर ही नहीं है। मेरा बेटा भी किचन में आ गया और उसने भी मुझे ही डांट दिया। कहने लगा, पिताजी, बर्तनों का ख्याल रखा करो, संभाल कर धोया करो, हर चीज़ आप ख़राब कर देते हो। मैंने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा, न सफाई दी, बस धीरे से अपने कमरे में आ गया था और फिर मैं सारी रात जागता रहा। मैंने अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाया और आंखों में आंसू लेकर आंखें बंद करके लेट गया और खुद से बातें करने लगा। पहली बार मेरे बेटे की आवाज़ में मुझे कमी महसूस हुई थी। मैंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन आज मैं तुम्हारे ही घर में अजनबियों की तरह रह रहा हूँ। मेरा बेटा अब हमेशा अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता रहता था। उसका बिहेवियर भी सख्त होता जा रहा था। मेरा बेटा तो कभी कभी मेरी इज्जत कर लिया करता था, लेकिन अपनी पत्नी के सामने ऐसा करना नहीं चाहता था। इस घर का दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो चुका था, सिवाय इस कमरे के जिसे मेरी बहू स्टोर रूम कहती थी। यहाँ घर का पुराना सामान और कबाड़ वगैरह भी रखा जाता था। अंश के अस्पताल निकल जाने के बाद ही बहू अपना रंग दिखाना शुरू कर देती थी। उसे अब कोई शर्म लिहाज नहीं था। मेरी खामोशी को वो कमज़ोरी समझ चुकी थी। उसने घर में नई अलमारी लगवाने का फैसला किया था, इसलिए सारा सामान इधर उधर किया जाने लगा। जब स्टोर रूम में अलमारी बनने का नंबर आया तो मेरा सामान भी इधर उधर फेंकने लगा। जिसमें मेरी पत्नी का कुछ पुराना सामान था, उसकी यादें थीं। मैंने वो सारा सामान अपनी गोद में रख लिया और न जाने कितनी देर तक उसे अपनी गोद में रखकर बैठा रहा था। बहू चाहती थी कि वो ये सामान फेंक दे, मगर मैंने उसे सामान को फेंकने नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद बहू पालने के लिए एक महंगा कुत्ता ले आई थी, जिसे वो अपने बच्चों की तरह प्यार कर रही थी। उसने कहा था,
यह हमारे परिवार का नया मेंबर है जो पूरे घर में घूमता रहता था, लेकिन जैसे ही मेरे कमरे के सामने आता भौंकने लग जाता था, जिस पर अवनी जोर जोर से हंसती थी। कहती थी कि ससुर जी, मेरा डॉगी आपको देखकर डर जाता है, आपकी शक्ल ही कुछ ऐसी है। मैं खामोश रहता था। एक दिन मैं अपने कमरे से निकल ही रहा था जब अवनी का कुत्ता मेरे पैरों में आ गया और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कुत्ता भी जोर से चिल्लाया। अवनी चिल्लाती हुई कुत्ते की तरफ लपकी, जिसको थोड़ी खरोच भी नहीं आई थी। उसे मेरा कोई ख्याल नहीं आया था। मेरे बहुत जोर से कमर पर चोट लगी थी। वो बार बार कुत्ते से पूछ रही थी कि मेरी जान, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फिर उसने मुझे सख्त नज़रों से घूरा और कहने लगी कि आपकी तो आदत है घर की चीज़ों का नुकसान करने की। इसमें मेरी जान बसती है और आपने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आइंदा अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं बहू की बात पर खामोश रहा। मैंने सोचा कि आज अंश घर आएगा तो मैं बहू की शिकायत करूंगा, लेकिन दिल ने मुझे रोक दिया। जिसे अपनी माँ के मरने का ख्याल नहीं आया था तो उसे अपने पिता का क्या ख्याल आएगा। मैं सारी रात कमर के दर्द से तड़पता रहा था। मेरे बिस्तर पर बहू ने पुराना सा गद्दा बिछा दिया था जिसमें से बहुत बदबू आती थी। मैंने अवनी से कहा कि बहू, इसे बदल दो, कोई नया गद्दा लाकर डाल दो, इसमें से बहुत बदबू आती है। जिस पर बहू ने जवाब दिया कि आपको बहुत नई नई चीज़ों का शौक आ रहा है। अगर आपको हमारे घर में इतनी ही परेशानी है तो किसी वृद्ध आश्रम क्यों नहीं चले जाते। ये शब्द मेरे दिल पर बिजली की तरह पड़े थे। मैंने उसे जवाब दिया, ये मेरे बेटे का घर है, यहाँ रहने के लिए मैंने बहुत महंगी कीमत चुकाई है बहू। जिस पर अवनी ने हंसते हुए जवाब दिया, ये घर तो आपके बेटे का भी नहीं है, ये मेरे डैड ने मुझे दिया है, आपके बेटे को नहीं, जिसमें आप अपने बेटे के साथ यहाँ रहते हो। मैं उसकी बात खामोशी से सुनता रहा और आसमान की तरफ देखने लगा। वो तो मुझे खाना भी नहीं दिया करती थी। कभी रात का खाना बच जाता तो दोपहर में दे दिया करती थी। एक दिन मेरी बहू के दोस्त घर पर आ गए। मैं घर के अंदर दाखिल हो रहा था जब उन्होंने मुझे देख लिया और अवनी से पूछने लगे कि ये कौन है। तो मेरी बहू ने शर्मिंदा होते हुए जवाब दिया कि ये मेरे ससुर जी हैं। उसने मुझे वहाँ से जाने का इशारा किया तो मैं फ़ौरन अपने कमरे में आ गया था। अपने दोस्तों के जाने के बाद वो फ़ौरन ही मेरे कमरे में आई और ज़ोर ज़ोर से भड़कने लगी कि आपसे किसने कहा था मेरे दोस्तों के सामने आने के लिए? अरे, आपका जैसा हुलिया हो रहा था उसे देखकर वो लोग मजाक बना रहे थे। आइंदा मेरे दोस्तों के सामने कभी मत आना। मैंने बहू से कहा था कि ठीक है, कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊँगा। अब मुझे खाना भी मेरे कमरे में ही दिया जाने लगा था। इस घर में मेरे दिन रात बहुत मुश्किल से कट रहे थे। यहाँ तो मेरा जीना दुश्वार हो गया था और अंश को मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सवेरे में जल्दी जाग गया। बूढ़ा शरीर अब और भी ज़्यादा खोखला होता जा रहा था। मुझे जागता हुआ देखकर अवनी ने कहा कि नौकरानी अभी नहीं आई है, आप ज़रा मेरे लिए चाय बना दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बहू के लिए चाय बना दी तो फिर उस दिन के बाद से बहू हर रोज़ मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाती और कहती कि चाय बनानी है आपको, जल्दी उठ जाइए। बहू के लिए चाय बनाकर, बर्तन धोकर और घर के सारे कामकाज करके ही मेरा समय गुजरता था। मेरी पत्नी जो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, वो समय मुझे याद आता था। अब तो मुझे रूह की सूखी रोटी खाने को मिल रही थी। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बहू मुझसे बर्तन धोने को कहती थी और जब मैं बर्तन धोता तो मेरे हाथ कांपने की वजह से एक न एक बर्तन मुझसे टूट जाता था, जिस पर बहू और बेटा दोनों ही मुझ पर चिल्लाने लगते थे। फिर जो घर में हंगामा होता था उसे मैं खामोशी से सुन लिया करता था। वैसे भी अपने बच्चों को जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं था। मैं सिर्फ नज़र नीचे करके खामोशी से उनकी बातें सुनता रहता था, बल्कि मुझे अपने बेटे के कहने के मुताबिक बहू से माफ़ी मांगनी पड़ती थी। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मेरे हाथ सुन पड़ रहे हैं, इसलिए बर्तन टूटते हैं। इतने में ही बहू ने जवाब दिया कि हर बार बर्तन आपसे ही क्यों टूटते हैं, बस अब बहुत हो चुका, संभाल कर रखा करो सामान को, वरना आपसे वसूल कर लूँगी। मेरा बेटा मुझे अकेले में आकर समझाया करता था कि पिताजी संभाल कर काम किया करो, आपको पता है ना कि अवनी कितनी भड़क जाती है। मैंने उसे एक हैरानी भरी नज़र से देखा और कहा कि बेटा, मैं ये सब जानबूझकर नहीं करता, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर का सामान खराब करने का। आज तुम्हें अपने पिता की तकलीफ नज़र नहीं आ रही, तुम वो समय भूल गए हो जब तुम्हारी छोटी सी तकलीफ पर मैं और तुम्हारी माँ तड़प जाया करते थे। जिस पर मेरा बेटा खामोश हो गया और शर्मिंदगी से मुझे देखने लगा।
अब मेरा बेटा भी पिता बनने वाला था और उसके घर में भी एक नन्ही जान आने वाली थी। मेरे पास तो आंसू बहाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि मेरे पास जो सब कुछ था वो मैंने अपने बेटे को दे दिया और मैं इस सब के बावजूद भी खाली हाथ रह गया। यहाँ तक कि इस बेटे की खातिर मैंने अपनी पत्नी तक को खो दिया। अगली शाम जब मेरा बेटा अस्पताल से घर आया तो बहू ने उससे मेरी शिकायतें करनी शुरू कर दी थी कि अब मैं तुम्हारे पिता को इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे पिता घर का कोई काम नहीं करते, बस उनको तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत है। नौकरानी भी मुझसे तुम्हारे पिता की शिकायत करती रहती है। मेरे बेटे ने सर हिला दिया और कहने लगा कि मैं पिताजी को समझाऊंगा। वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप गांव वापस चले जाओ। मैंने कहा, बेटा ठीक है, चला जाऊंगा, मैं तुम्हें बोझ लग रहा हूँ ना? ठीक है, चला जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मेरी मौजूदगी इस घर में तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बहुत परेशान कर रही है, मगर याद रखना, अब तुम्हारे पास भी औलाद आने वाली है। तुम अपनी औलाद के लिए वो सारी कुर्बानियां मत देना जो मैंने दी थी, वरना तुम भी मेरी तरह हाथ मलते रह जाओगे। मेरा बेटा शर्मिंदा हो गया था। अगले दिन मैं गांव जाने की तैयारी करने लगा था जब बहू की तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसने बेटे को जन्म दिया। घर में काम ज्यादा होने की वजह से अंश ने मुझे रोक लिया और कहने लगा कि अब कुछ दिन के लिए आप यहाँ पर रह लीजिए, घर के काम की परेशानी होगी, नौकरानी से भी ज्यादा काम नहीं होता और कुछ काम आप कर लेना, कुछ काम नौकरानी कर लेगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया था और घर में रहने लगा था। वक्त गुजरता गया और मेरा पोता भी बड़ा होता जा रहा था। वो जब जब मेरे करीब आने लगता, बहू उसे रोक लेती और कहती कि तुम्हारे दादाजी गांव के रहने वाले हैं, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियों ने उनको घेर रखा होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई बीमारी लग जाए। वो अपने बेटे को मुझसे दूर रखा करती थी। मेरा पोता मेरे करीब आने के लिए लपकता था। उसे देख देख कर मेरा मन करता कि इसे गोद में ले लूं, लेकिन बहू के दिल में तो थोड़ी भी ममता नहीं थी। वक्त गुजरता गया और मेरा पोता 2 साल का हो गया था, लेकिन इन 2 सालों में एक बार भी मैंने उसको छुआ तक नहीं था, सिर्फ दूर से देख देख कर खुश होता रहता था। एक दिन बहू और बेटा घर से बाहर गए हुए थे। बहू मेरे पोते नवीन को नौकरानी के हवाले करके चली गई थी। नौकरानी उसका ठीक से ध्यान नहीं रख रही थी, जिसकी वजह से वो रो रहा था। मैं ये सब खामोशी से देख रहा था, लेकिन मेरा पोता रो रहा था। मैं उसे रोता हुआ कैसे देख सकता था, इसलिए मैं उसके पास गया और उसके साथ खेलने लगा। इतनी ही देर में अवनी और अंश घर में दाखिल हुए। अवनी ने मुझे नवीन के साथ खेलते हुए देखा तो बहुत भड़कने लगी और कहने लगी कि ये मेरे बेटे को अपने वश में करना चाहते हैं, मेरे बेटे को अपनी बीमारियां लगाना चाहते हैं और अपने जैसा बनाना चाहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती कमरे में जाकर बंद कर दिया। मैंने कहा, बहू, नौकरानी उसका ठीक से ख्याल नहीं रख रही थी, वो काफ़ी समय से रो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी देखभाल कर लेता हूँ। बहू ने कहा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है हमारे लिए कुछ भी करने की, बस आपका बहुत हो गया, अब आप इस घर से निकल जाइए, मैं आपको और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं अपने बेटे के लिए बहुत सीरियस हूँ। मैंने रोते हुए एक नज़र अपने बेटे की तरफ डाली जो खामोशी से खड़ा हुआ था और अपनी पत्नी को चुप करवाने की क्षमता उसके अंदर नहीं थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने अपना सामान बांध लिया। मैंने सोचा कि मैं गांव चला जाऊंगा। जो सुकून मुझे यहाँ नहीं मिल रहा वो वहाँ मिल जाएगा। वहाँ अगर किसी ने मुझे अपने घर में जगह भी नहीं दी तो मैं गांव की चौक में ही अपनी चारपाई डालकर वहाँ बैठा रहूँगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। यहाँ मेरा अपना कोई भी नहीं है, कम से कम वहाँ के लोग मुझे इज्जत तो दिया करेंगे। यही सोचकर मैंने अपना सामान बांध लिया। मेरा बेटा भी मुझे खामोशी से घर से निकलता हुआ देखता रहा। मैं जैसे ही इतने सालों बाद गांव में दाखिल हुआ तो गांव के लोगों की आंखें भर आईं। मेरी सेहत देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि शहर की भीड़भाड़ वाली ज़िंदगी ने मेरी सेहत को ख़राब कर दिया। पत्नी भी मुझसे छीन ली और हालात भी बहुत ख़राब हो गए। गांव के सारे ही लोग मुझे बेताब नज़रों से देख रहे थे। जब मैंने उनको सारी कहानी बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो बुरा वक्त आने से पहले ही यहाँ पर लौट कर आ जाना चाहिए था। हमें तो लगा कि तुम अपने बेटे के पास शहर चले जाओगे तो वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, मगर हमें ये नहीं पता था कि वो तुम्हारी ज़िंदगी ही बर्बाद कर देगा।
गांव के सारे लोग मेरा बहुत ख्याल रखने लगे और इस हरी भरी जिंदगी को पाकर मेरे अंदर दोबारा से ताकत आने लगी। मुझे जो इस गांव में आए हुए अभी 20 दिन ही गुजरे थे, जब 21वें दिन की सुबह हुई तो एक अजीब सी दहशत ने मेरा स्वागत किया। मेरा बेटा और बहू नवीन को गोद में लेकर गांव आ गए थे। उन दोनों को सारे गांव वाले फटी हुई नज़रों से देख रहे थे। जैसे ही सबने मुझे मेरे बेटे की आने की खबर दी तो मैं अपने बेटे की तरफ लपका। मैंने देखा कि नवीन उसकी गोद में बेसुध पड़ा हुआ था, कोई हरकत नहीं कर रहा था। मैं उन दोनों को हैरानी से देख रहा था जब मेरी बहू मेरे कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, पिताजी हमारी गलतियों की सज़ा हमें मिल गई है। मुझे नहीं पता था कि आपके जाने के बाद मेरे बेटे के साथ क्या होगा। मैंने जब अपने बेटे को कमरे में बंद किया तो वो उसी समय वहीं पर बेहोश हो गया। आपके जाने के बाद जब मैंने कमरा खोला और उसे देखा तो वो बेहोश पड़ा हुआ था। हम उसे फौरन ही अस्पताल लेकर गए। वहां जाकर पता चला कि वो तो कोमा में जा चुका है, जबकि उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। हमारी समझ नहीं आया कि हम क्या करें। आपके जाने के बाद से ही हम उसके इलाज में लगे रहे, उसके लिए दिन रात तड़पते रहे, लेकिन एक दिन मेरे बेटे ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब देखिए ये इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। मैं अपने बेटे को यहाँ इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आपसे माफ़ी मांग सकूँ। मैंने आपके बेटे को आपसे दूर किया तो ऊपर वाले ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। मेरा बेटा भी रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रहा था और बहू शर्मिंदगी जाहिर कर रही थी। मेरे बेटे और बहू सीधे रास्ते पर आ गए थे, लेकिन अफसोस इस बात का था कि उनकी औलाद उनसे छिन गई थी। नवीन जो कि सिर्फ 2.5 साल का था, छोटा सा मासूम सा बच्चा जो अपने दादा के पास आना चाहता था, लेकिन बहू ने मुझे हमेशा उससे दूर रखा। आज मेरे बेटे को पता चला था कि जब वो अपनी जमा पूंजी इंसान को देता है तो उसे कैसे अफसोस होता है। मेरी जमा पूंजी अगर मेरा बेटा था तो उसकी जमा पूंजी भी उसका अपना बेटा था, जिसे आज खोकर उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा था, जिस पर वो और उसकी पत्नी फूट फूट कर रो रहे थे। मेरा दिल तो एक पिता का था। मैंने उन दोनों को माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे किए की सज़ा उन्हें कुदरत ने दे दी थी। आज भी वो दोनों अपने किए की सज़ा को भुगत रहे हैं। उन दोनों के पास कोई औलाद नहीं है। मेरा बेटा मुझे अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता था, लेकिन मैं दोबारा शहर नहीं गया और इस गांव में ही खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहा हूँ। यही मेरी ज़िंदगी है, यही गांव मेरे लिए सब कुछ है। मैं दोबारा शहर जाकर अपनी ज़िंदगी की बची कुची सांसों को भी कैद में नहीं जी सकता। मैंने उन दोनों को माफ़ करके उन्हें वापस तो भेज दिया था, लेकिन आज भी उस अकेले घर में वो दोनों बहुत मुश्किल सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।